हेलो डियर। आज हम बात करेंगे अपने स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी के ऊपर कि क्यों ज़रूरी है स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी पढ़ना किसी भी ज्योग्राफी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बता दूं, इस स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी के लगभग 10 एडिशन आ चुके हैं। कहने का मतलब 10वां एक संशोधन हुआ है जो आज आपका 100 अप्रॉक्स 100 यानी वैसे तो 105 के आसपास इसमें टॉपिक हैं, परंतु आप ये मान के चलिए कि 100 टॉपिक इसके अंदर ऐसे लिखे गए हैं जो आपको एग्ज़ाम में ये मान के चलिए कि आपकी एग्ज़ाम में सफलता 100% हासिल करवाने का काम करेंगे। उन 100 टॉपिक्स को हमने ध्यान से देखना है कि वो 100 टॉपिक आपके कौन से रहेंगे। और ये जो मैंने दिखाया हुआ है ये हमारी उस स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी का क्या है, एक फाइल कवर है, जैकेट कवर है, और इसकी कीमत भी दर्शाई गई है 1500 रुपये है। परंतु आपको मैं बताऊं, आप 15 किताब भी क्यों न खरीद लोगे तब भी इस स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी के इक्वल कोई दूसरी 15 किताबें साबित नहीं हो सकती। इसलिए मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके वो क्वांटिटेटिव टॉपिक्स डाले गए हैं जो आपको पेपर में मील का पत्थर साबित होंगे। अब कुछ कहते हैं कि आपने इसका स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी नाम किस आधार पे दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी नाम देने के पीछे कारण मेरा मेन ये है कि जैसे स्पेक्ट्रम शब्द से लगता है कि एक रेडिएशन का रिफ्लेक्शन हो रहा हो एक जगह से, आपकी आप विजुअल बैंड है जो या नॉन विजुअल बैंड है वो सारा का सारा एक जगह से आपका रिलीज़ हो रहा हो, रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो उसी आधार पर मैंने इस सब्जेक्ट के अंदर, इस स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी के अंदर जो बड़े अनुभवी टीचर रहे हैं, अच्छे साथी रहे हैं, उनकी एक एक राय लेके इसके अंदर वो टॉपिक्स डालने का काम किया है। मेरा खुद का 12 बार नेट जेआरएफ है जो, उसके आधार पर मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल के हो, ह्यूमन के हों, या मैं अगर बात करूँ इनकी सब ब्रांचेज हैं उनके हों, तो उन सभी को सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इसके अंदर शामिल किया है। उन टॉपिक्स को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये टॉपिक्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और साथ के साथ मैं आपको बताना कि कोशिश करूँगा कि कम टाइम में कि ये टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। कुछ एक दो टॉपिक्स को मैं इसके अंदर आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। अगर एक बार जिसने रिवीजन कर लिया वो आपका ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन को छोड़ेगा नहीं। परंतु मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे, परंतु आपको 100% सफलता की ओर लेके जाने में ये जितना आपका कारगर साबित होगा इतना कोई और अन्य विषय नहीं होगा। हालांकि इस स्पेक्ट्रम में हम कंटिन्यूसली संशोधन कर रहे हैं और करते जाएंगे जितना भी हमें टाइम मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि पहला इसमें टॉपिक लिखा गया है हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसमें हमने इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर को लेके जो जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो जो आपकी कुछ प्रथाएं चली थी एग्रीकल्चर को लेके, जैसे महलवारी आपकी प्रथा थी, रेतवाड़ी थी, आपकी जायकवाड़ी क्या महलवारी, रेतवाड़ी और मालगुजारी, कुछ ऐसी प्रथाएं थी, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। साथ ही साथ जो भी एग्रीकल्चर को लेके फार्मूले वगैरह आए हैं उनका भी जिक्र है। यहाँ तक कि वान थ्यूनेन की थ्योरी का भी जिक्र है। वान थ्यूनेन के ऊपर किस किस ने मॉडिफिकेशन किया, जे.आर. पीट ने किया, ऑल्फ जॉनसन ने किया, डार्विन ट्विटल्सी के ऊपर भी डिस्कशन है। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर को लेके कौन एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी दे रहा है, कौन क्रॉप कम्बिनेशन दे रहा है, कौन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है, और किस किस ने किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी है, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर का हिस्टोरिकली रिव्यू आपको 4 से 5 पेज में आपको मिल जाएगा। तो वो आपने ध्यान रखना है। 4 से 5 पेज में, यहाँ पे 12 लिखा गया है ना, ऐसा नहीं कि 12 पेज में ही ये आपके स्टार्टिंग के पेज वार का कंटेंट लिस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग वो 12 पे स्टार्ट हो रहा है, परंतु 4 से 5 पेज में। ऐसे जो सेकंड टॉपिक है इसमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपके इसी के पास में है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड कंसेप्ट हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको हम कह सकते हैं, स्पेसिफिक एग्रीकल्चर, रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। तो ये सारे के सारे 5-4 पेज में आपको पूरी एग्रीकल्चर आपका अपडेट करवा देगा, जो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये रिवॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, इनको मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा आपको एक बार टॉपिक्स के एंड में।
इसके बाद में आपने सम इम्पोर्टेंट बुक्स, इसका भी हम एक अलग से आपके सामने लेक्चर आने वाला है कि सिर्फ आपको 30 से 35 आप उन बुक्स को पढ़ लीजिए, आपका नेट या जेआरएफ की आज कहीं भी कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको वही देखने को मिलेंगी। यूनिफॉर्मिटिज़म सिर्फ आपका 8 से 7 लाइनों के अंदर यूनिफॉर्मिटिज्म है, उन्हीं 8 से 7 लाइन में आपका एग्ज़ाम में आएगा। मास मूवमेंट को पूरे का पूरा सिर्फ एक पेज के ऊपर एक्सप्लेनेशन किया गया है कि कितने डिग्री के एंगल पर कितना मास मूवमेंट आपका, मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट जो आप बोलते हैं, तो ये कितने डिग्री एंगल पर आपका किस तरह का मूवमेंट होगा, किस तरह की मास वेस्टिंग होगी, कहाँ पर मड फ्लो होगा, कहाँ पे स्क्री आएगा, कहाँ पे आपका लैंड स्लाइडिंग होगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी शुभम सर ने, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसके अंदर इसको पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे जो भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बिल्कुल बारीकी से बोल्ड करके दर्शाए गए हैं। सिर्फ एक पेज में जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स हैं, जितनी भी आपकी फ्लूवल हैं, कोस्टल हैं, ग्लेशियल हैं, विंड लैंडफॉर्म्स, कास्ट लैंडफॉर्म, सबको प्रॉपर वे से दर्शाया गया है। कौन सी डिपोजिशन है, कौन सी रीजनल है, यहाँ से भी आपका पेपर में प्रश्न आता ही आता है। और जो जो अलग अलग एरिया में क्या क्या नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर फैक्ट गैस इन एटमॉस्फेयर, यहाँ से अपने 2018-19 से पहले इतनी बार नेट में एग्ज़ाम में प्रश्न आया है कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में है। अब थोड़ा सा इसका इस तरीके से पूछने लग गया है कि कौन सी गैस का कहाँ पर क्या यूटिलाइज हो रहा है, तो वो सारी बातें आपकी इस टॉपिक्स में एक पेज में दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट है कुछ डेमोग्राफिक डाटा की बात हुई है, टॉप 5 इन वर्ल्ड एज वेल एज डेमोग्राफिक की अगर हम बात करें, जैसे डेंसिटी की बात है, लिटरेसी रेट की बात है, सेक्स रेशियो की बात है, उसका पूरा कंपैरेटिवली स्टडी की गई है और 1 से 2 पेज में। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज, कॉन्फ्रेंस के ऊपर प्रश्न आना ही आना है, आपको पता हो। कभी मॉन्ट्रियल पूछता है तो कभी क्योटो प्रोटोकॉल पूछता है, कभी रियो पूछता है, तो कभी आपकी अर्थ समिट पूछता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहे। ऐसे ही पासेज ऑफ इंडिया हैं, बहुत बार पूछा गया है, कभी नीतिला, कभी जलेपला, कभी आपका सिपकिला, कभी चांगला, कभी थागला, कभी अघिल। तो ये पूरे के पूरे इंडियन माउंटेन्स के अंदर जहाँ जहाँ पे भी पासेज हैं वो सारे के सारे विद मैप दर्शाए गए हैं। इंडिया पोर्ट्स हैं, जो आपकी कौन सी आर्टिफिशियल है, कौन सी नेचुरल पोर्ट है, ये भी आपका दर्शाया गया है, जो आपका पेपर में आता है। परंतु इस तरीके से पूछ रहा है कि किस पोर्ट से क्या आपका एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्या इंपोर्ट किया जा रहा है, वो सारी की सारी नए स्पेक्ट्रम के अंदर बातें लिखी गई हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वगैरह कई बार मैच करना जाता है, तारापुर कहाँ पे है, नरोरा कहाँ पे है, कलपक्कम कहाँ पे है, पूरा विद मैप आपको दर्शाए गए हैं। ऐसी इंडियन ओशियन चैनल्स हैं जो भी 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री विद मैप आपका एक्सप्लेन है। शेड्यूल ट्राइब ऑफ इंडिया, इंडिया की जो भी ट्राइब्स हैं कहाँ पर कौन सी पाई जाती हैं, किसका क्या मेन काम कार्य है, उस सारा का सारा विद मैप दर्शाया गया है आपका। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी विद फार्मूला, ये ट्रांसपोर्ट का काम मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट आप इतनी बुक्स आपने देखी होंगी, ट्रांसपोर्ट के ऊपर इतना अच्छा काम आपको नहीं मिलता, और फिर भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपका प्रश्न आपके हाथ से निकल जाता है। आपको ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी विद फार्मूला आपको सारी की सारी आपको डिटेल इसके अंदर देखने को मिलेगी। वर्ल्ड ओशियनिक वाटरवे, वर्ल्ड ओशियनिक वाटरवे में आप समझ सकते हैं, चाहे सू नहर की बात हो, चाहे आपका सू नहर की बात हो, चाहे कील नहर की बात हो, गोरटा नहर की बात हो, तो ये ग्रेट लेक्स के अंदर जो ओशियनिक वाटर वेव वगैरह हैं, तो वो सारी, या डोवर जल संधि वगैरह जो भी हैं, वो सारी की सारी बातें विद मैप आपकी दर्शाई गई हैं। कनाल ट्रांसपोर्ट ऑन इंडिया ऑन वर्ल्ड लेवल एज वेल एज इंडिया, तो यहाँ पर कनाल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे तो आप कह सकते हैं जैसे सुएज नहर क्या है, पनामा नहर क्या है, इनका पूरा विद लॉक सिस्टम को मैं ग्राफिकली या मैप के थ्रू दर्शाया गया है। इसके बाद में अगर मैं इंडिया पे बात करूँ, नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देयर हेडक्वार्टर्स आल्सो डिस्क्राइब इन दिस टॉपिक्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, यहाँ से इतनी बार नेट में या पीजीटी एचटेट लेवल पे, पीजीटी लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी, जैसे सपोज इसने पूछ लिया मैन्युफैक्चरिंग का पूछ लिया, कोई रिसर्चर का पूछ लिया, कोई डॉक्टर का पूछ लिया, या माइनिंग वगैरह, कई चीज़ें तो ऐसी सिंपल होती है, आप सबको पता है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी आपसे पूछता है कि यह प्राइमरी का भाग है, सेकेंडरी का, टर्सरी का, या क्वार्टरली क्वाइनरी का, तो वो सारी की सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अकॉर्डिंग कलर भी लिखी गई हैं, रेड कलर्स, ब्लू कलर्स, पिंक कलर्स, गोल्ड कलर, वाइट कलर, तो ऐसे भी आपका इसके अंदर दर्शाया गया है। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के ऊपर भी आपको पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी कि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, यूनेस्को से अप्रूवल कब मिलती है, बायोस्फीयर रिजर्व का कितना एरिया होता है,
और बर्ड सेंचुरी क्या होती है, रेड बुक डाटा बुक वो क्या कहती है, इसके अलग अलग जो पेज होते हैं कलर्स के उनका क्या जिक्र क्या कारण होता है, सारी की सारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ऐसी सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पे चाहे आपका हिस्टोरिकल थॉट से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से हो, अर्बन ज्योग्राफी हो, जितनी भी आपकी मोस्टली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे अभी आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो आपकी 2 या 3 डेफिनेशन अकेले बाउंड्री टॉपिक से आई थी जो हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मान सकते हैं, तो सारी की सारी अपने स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी के अंदर थी। क्रोनोलॉजिकली डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटिकल को आपका 2 से 3 पेज में समेटा गया है कि कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं, क्या क्या काम हुआ है, किसके बुक से क्या कुछ रिलेटेड है, तो कौन सी बुक में क्या कंसेप्ट छपा, कब छपा, कैसे आ सकता है, उनको प्रॉपरली बोल्ड किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। ऐसे ही आइसोस्टेसिक कंसेप्ट को दर्शाया गया है, समस्थिति ढाल जो आपका किसके द्वारा दिया गया है, डटन के द्वारा गया 1889 में। ऐसे ही 2 आपके मॉडल कहलाते हैं जो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के ऊपर, डेविस और वाल्टर पैंक का, जो लगभग हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। पूरा बताया गया है कि क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, कैसे पेपर में पूछा जा रहा है, क्या इसमें डेविस कहना चाहता था, क्या वाल्टर पैंक कहना चाहता था, कौन सा गलत था इनमें, वो सारी बातें, मोनोडोना क्या था, प्राइम आर्मअप क्या था, यूथ स्टेज में क्या लैंड फॉर्म बनेगी, कैसे बनेगी, जो डेविस ने कहा कि इतना वो सच था, ग्लिच फार्मिंग क्या था, सारी बातें। ऐसे ही कुछ जियोमॉर्फिक प्लेन होते हैं आपके, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी ये इन्हीं से रिलेटेड हैं जो कोबर के द्वारा थी, तो आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, अभी जैसे मैं बता रहा हूं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसने टॉपिक पढ़ लिया प्रश्न गलत नहीं होगा। एक्टिव वोल्केनो ऑन वर्ल्ड लेवल, एक्टिव वोल्केनो ये वर्ल्ड इतनी बार पेपर में आता है कि इनको मैच कीजिए, एक्टिव वोल्केनो कौन से हैं वर्ल्ड लेवल पे। इसके अंदर हालांकि टॉपिक में पैसिव को भी अलग से लिखा गया है, कौन से पैसिव है, कौन से एक्टिव हैं, कौन से डोरमेंट हैं। तो वर्ल्ड लेवल के जो भी वाटरफॉल हैं, और साथ में इस टॉपिक में आपका लिखा गया है इंडिया लेवल के अंदर भी कौन कौन से वाटरफॉल है, जोग वाटरफॉल कहाँ पे है, चचाई वाटरफॉल कहाँ पे है, धुआंधार कहाँ पे है। ऐसी अर्थक्वेक टॉपिक को विद सेस्मिक एक्टिविटी के साथ, कहने का मतलब कि जो सेस्मिक वेव्स वगैरह हैं उनको भी दर्शाया गया है। वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या मेन मेजर प्लेट्यू कहाँ पे हैं, ग्रासलैंड कौन से हैं, डेजर्ट कौन से हैं, प्रॉपर वे से उनको विद मैप के थ्रू दर्शाया गया है। कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के सारे कंसेप्ट अप्रोक्स लगभग 90 के अप्रोक्स में जियोमॉर्फोलॉजी के कंसेप्ट लिखे गए हैं, परंतु उनमें से मैं आपको बताऊं 20 से 25 अगर आप पढ़ लेते हैं जो आपको अंडरलाइन किए गए हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इंडस्ट्रियल की जो भी 7-8 थ्योरियाँ हैं उनको इतना ब्रीफ करके इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखा गया है जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होती हैं और वही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ऐसे ओशियनग्राफी का क्रोनोलॉजिकली उसको डिफाइन किया गया है, ओशियनग्राफी का पूरा डेवलपमेंट कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था, और यहाँ तक कि तीनों मेनली 4 जो महासागर हैं अपने, परंतु उन 4 में से मेनली मैं आपको बता दूं जैसे अटलांटिक, इंडियन और आपका पैसिफिक, ये 3 ओशियन जिसने पढ़ लिए उसका प्रश्न गलत नहीं होता, क्योंकि मैच करना भी आएगा तो 3 मैच कर दोगे तो 4th ओशियन तो अपने आप ही मैच हो जाएगा, आर्कटिक। तो इसलिए तीनों ओशियन की विद मॉर्फोमेट्री आपका इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे ही जो ये लिखा भी गया है, नेक्स्ट पॉइंट है टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, डिफेंस ट्रेंच ओशियन, वाटर स्टेट ऑन वर्ल्ड लेवल, मेजर एक्सपेडिशन ऑन प्रोग्राम। इसके अंदर कई बार पूछा गया है कि आपका चैलेंजर अभियान वगैरह कब चले हैं, तो वो सारे की सारी डिटेल है इसमें। मेजर आइलैंड्स ऑन वर्ल्ड लेवल, यहाँ पर भी जो भी वर्ल्ड लेवल के आइलैंड है उनकी पूरी लिस्ट बताई गई कि किस देश के अंडर में कौन सा आइलैंड है, जैसे डियागो गार्सिया है अपने इंडियन ओशियन के अंदर है, क्योंकि कई बार मैच करना देता है ये। और ओशियनग्राफी से रिलेटेड जो भी आपके मेन आपके जो टॉपिक रहे हैं, कंसेप्ट रहे हैं, जिसने काम किया, चाहे वो मेरियाटे हो, चाहे मर्रे हो, चाहे पोसिडोनियस हो। तो ऐसे ही आपका अर्बन ज्योग्राफी का क्रोनोलॉजिकली डेवलपमेंट कि कौन कौन सी अर्बन ज्योग्राफी की थ्योरियाँ हैं, चाहे वो आपकी कंसेंट्रिक जोन थ्योरी हो, चाहे सेक्टर थ्योरी हो, मल्टीपल न्यूक्लियाई हो, सेंटर प्लेस हो, द इकोनॉमिक ऑफ स्कूल हो, रैंक साइज रूल हो, अमलैंड हो, ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी हो, बिल्कुल सबको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ तक कि एज सिटी क्या है, ग्लोबल सिटी क्या है, अर्बन हायरकी के ऊपर भी बात की गई है। लेविस मम्फोर्ड ने कितनी स्टेज बताई, ग्रिफिथ टेलर ने कितनी बताई, पैट्रिक गेट्स ने कितनी बताई, गिब्स ने कितनी बताई। आपका सिर्फ 3 से 4 पेज के अंदर ही पूरी की पूरी अर्बन है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि कितने मेगा सिटी हैं, कितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, किस रेट से अर्बनाइजेशन बढ़ा है,
वो सारे के सारे आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ऊपर है, कौन सी माइग्रेशन से रिलेटेड थ्योरियाँ हैं, कौन सी फर्टिलिटी से रिलेटेड थ्योरियाँ हैं, कौन सी रिसोर्सेज से, जैसे पॉपुलेशन रिसोर्स मॉडल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल क्या है, मार्क्स का क्या विचार था, माल्थस का क्या विचार था, ऑप्टिमम थ्योरी, और इस तरीके से आपकी जितनी भी लगभग 10 से 15 आपकी थ्योरियाँ बैठती हैं। पॉपुलेशन एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसके अंदर थ्योरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, परंतु हमने बड़ा उसको शॉर्टकट में इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पेपर में एक स्टूडेंट को क्या चाहिए और एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। कुछ आपकी कार्टोग्राफी से टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी आपको कार्टोग्राफी को सिर्फ 3 से 4 पेज में, कि आपका टाइप ऑफ मैप क्या है, टाइप ऑफ स्केल क्या है, टाइप ऑफ ग्राफ क्या है, टाइप ऑफ डायमेंशन क्या है, डिग्री सीट क्या है, एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है प्रोजेक्शन समेत। और उसके बाद में लिखा गया है एनलार्जमेंट, रिडक्शन, और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के ऊपर भी आपका 5-6 पेज में पूरे का पूरा कौन से आपका राष्ट्र डाटा होता है, कौन सा वेक्टर डाटा होता है, कौन सा सिंक्रोनाइज सैटेलाइट है, कौन सा जियो स्टेशनरी है, कितने प्रकार की स्कैटरिंग होती है, माई स्कैटरिंग क्या है, रैली स्कैटरिंग क्या है, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग क्या है, रेजुलेशन की बात करें तो उसके ऊपर भी पूरा एक्सप्लेन किया गया है, कौन सा सैटेलाइट किस देश का है, ये बातें भी साथ में, एफसीसी इमेज क्या होती है, टीसीसी इमेज क्या होती है, स्टैंडर्ड कलर्स क्या होते हैं, और एलिवेशन मॉडल क्या होते हैं, सारी की सारी बातें आपको एक ही उस 3 से 4 पेज में आपको मिलेंगी, जो आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होती हैं। उसके बाद में अगर मैं बताऊं स्टैटिक्स, आपको स्टैटिक्स का अभी पिछले एग्ज़ाम जो हुए थे उनमें पहले अगर मैं बात करूं 2017-18 के आसपास स्टैटिक्स का नेट जैसे एग्ज़ाम में 1 या 2 ही प्रश्न आता था, परंतु 18 के बाद में और 23 के आसपास तक आपका ऐसा हुआ कि स्टैटिक्स के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10-10 क्वेश्चन तक पहुंच गए। अभी पीछे आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, 9 क्वेश्चन अकेले स्टैटिक्स के आए और अपने स्पेक्ट्रम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। मैं आपको बता दूं सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर ज़्यादातर प्रश्न पूछता है, अपने हमने उसको विद ग्राफिकली न्यूमेरिकली एक्सप्लेन किया है और बहुत ही कम शब्दों में आपको बताऊं सिर्फ 5 से 6 पेज में पूरी की पूरी स्टैटिक्स, पूरी सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर आपका मीन डेविएशन ऑफ मीन, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन, यहाँ तक कि आपका क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसिल, और इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, यहाँ तक कि आपका टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्केल टेस्ट, पूरे का पूरा कि कौन सा पैरामीट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, कहाँ पे कैसी स्क्यूनेस होती है, ये बातें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्पेक्ट्रम अगर नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्पेक्ट्रम को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा डियर, क्योंकि ये हमारी एक 3-4 साल की मेहनत है और हमारा पूरा एक अनुभव हमने इसके अंदर शेयर करना चाहा है। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट इन क्लाइमेटोलॉजी, अगर बात करूँ मैं क्लाइमेटोलॉजी का भी हमने क्रोनोलॉजिकली इसको एक्सप्लेन किया है, परंतु क्लाइमेटोलॉजी को अगर मैं कहूँ संक्षेप में तो लिखना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु इसमें सिर्फ है ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पर जो भी लोकल विंड्स हैं, मिस्ट्रल है, आपकी लू है, कहीं पे बोरा है, कहीं पे जो आपका कहने का मतलब आपका नॉर्वेस्टर है, कहीं पे आपका जैसे कि बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ आप जाओगे तो नॉर्ट है, नॉर्दर है, ब्लिज़ार्ड है। इस तरीके से आपकी साउथ इंडिया में, साउथ अमेरिका में जाओगे आप विलीवाउ है, ब्लैक आपका फ्राइज़म है, पंपैरो है, ऐसे ऐसे लोकल विंड्स हैं अलग अलग एरिया में, मिस्ट्रल है। तो ऐसे ऐसे पूरे वर्ल्ड लेवल की जितनी भी विंड्स हैं, आपको कौन सी गर्म, कौन सी ठंडी और कहाँ पर चलती है, पूरा डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्लाउड का पूरा क्लासिफिकेशन में लिखा गया है कि पहले बेप्टिस्ट लेमार्क ने काम किया था, उसके बाद में उनके काम को ल्यूक वार्ड ने 1803 में आगे बढ़ाया और उन्होंने 10 तरह के बादल बताए गए। 3 मेन टाइप थी और उनकी 10 सब टाइप थी, जो सीरस है, स्टेटस है, क्यूमुलस है, वो जो आपको पूरा विद मैप आपको देखने को मिलेगा, उनकी कैसी शेप होती हैं और कौन से बादल कब छाते हैं और उस दौरान क्या क्लाइमेटिकली क्या आपकी इन्वायरमेंट में चेंज आता है, कौन से बादल आपके बरसात लाने में, कौन से बादल आपका साइक्लोन वगैरह के इंडिकेटर हैं। तो सारी बातें आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ एक पेज के अंदर आपका क्लाउड्स होगा। मेरा कहने का भाव ये भी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट कंसेप्ट हैं, ये आपको याद ही करने होते हैं। क्रोनोलॉजिकली डेवलपमेंट इन रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी की थ्योरियाँ आपको एक जगह कभी नहीं मिलती, अगर मिलती हैं तो
आपको इतनी बड़ी मिलती हैं कि आपका कंसेप्ट स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो लास्ट तक ख़त्म हो जाता है, या मेरा कहने का मतलब आपको ध्यान नहीं रहता और पीछे से लगते हैं तो आगे नहीं समझ में आता, यानी आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं रीजनल की थ्योरियों को लेके। तो रीजनल ज्योग्राफी की थ्योरियाँ, एक तो अपनी बुक है रीजनल ज्योग्राफी ऑन वर्ल्ड लेवल, उसके ऊपर भी हमने पूरी अपनी थ्योरियों को डिटेल में लिखना चाहा है। परंतु स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी में सिर्फ रीजनल ज्योग्राफी का वो पार्ट कि इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या काम हुआ और जो थ्योरी आई हैं उन थ्योरियों को हमने इसमें एक्सप्लेन किया है सिर्फ और सिर्फ 3 पेज के अंदर। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी इंडिया लेवल के मेन इंस्टीट्यूट है, उनके हेडक्वार्टर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये पहले भी आया है और वो टाइगर को लेके था वैसे मेनली। नेक्स्ट पे हमने ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, यानी आपका गंगा का ड्रेनेज क्या है, इंडस का ड्रेनेज क्या है, ब्रह्मपुत्रा का क्या है, हमने उन सब की ड्रेनेज ट्रिब्यूटरीज तो बताई हैं, साथ में उनके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए गए हैं उनको भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। जहाँ से पूछा जाता है जैसे सुबनश्री किसकी सहायक नदी है, वैगई किसकी सहायक नदी है, शिव समुद्रम कहाँ पे आपका परियोजना किस नदी के ऊपर है, आपका मैटूर डैम किस पे है, इस तरीके से हमने पूरा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और फादर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे एक आपको जब अपने स्पेक्ट्रम में आप देखते हो तो 1 से 2 पेज में कि कौन से ज्योग्राफी के जो अलग अलग ब्रांच हैं उनमें कौन से सब्जेक्ट के कौन आपके फादर हैं, जैसे हाइड्रोलॉजी के कौन है, इकोलॉजी के कौन है, स्टैटिक्स ज्योग्राफी के कौन है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के कौन है। तो ऐसे ही आपका जियोग्राफिक वर्ड्स एंड देयर प्रोपाउंडर, ज्योग्राफिकल वर्ड जिसने दिया है, जैसे जियोमांजिया शब्द किसने दिया है, अर्धकुंडे शब्द किसने दिया है, ऐसे करके आपके 1 से 2 पेज पे आपके वर्ड्स हैं। फिर डिस्कवरी एंड इनोवेशंस, इसमें यही आता है कि थर्मामीटर की खोज किसने की, डिग्री सेल्सियस किसने दिया। तो ऐसे करके जो भी आपका थर्मामीटर, मैंने जैसे बोला हाइग्रोमीटर के ऊपर काम किसने किया या किसने डेवलप किया, तो जो भी ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी खोज के बारे में है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल थॉट एंड बायोज्योग्राफी। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लिखे गए हैं कि हिस्टोरिकल थॉट को लेके और बायोज्योग्राफी को लेके भाई कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है, सिर्फ उनके नाम है। ऐसे ही 5-6 पेज में ये जो टॉपिक है 79 का, ये टॉपिक तब याद होता है जब आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ा हुआ हो। ये आपको ये बताता है कि इस ईयर में फलाने बंदे ने या इस स्कॉलर ने ये काम किया है और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे आपको क्या है कि कुछ ऐसी एक्यूरेसी माइंड में आ जाती है, क्योंकि हर पेपर के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल नए होके आपके फैक्चुअल होते हैं। तो वहाँ पर हमारी ये 5-6 पेज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ऐसे ही इन्वायरमेंट डेज एंड इन्वायरमेंट एक्ट की कौन सा वाटर डे कब है, अर्थ डे कब है, वाटर डे कब है, इस तरीके से आपका वेटलैंड डे कब है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, यहाँ पर भी इसके अंदर कुछ ऐसा बताया गया है कि जो बाउंड्रीज़ के ऊपर काम करने का जो कार्य है कई बंदों ने किया है, किसी ने जेनेटिक किया है तो किसी ने आपका जियोमॉर्फिक बाउंड्रीज़ बताई हैं। तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर पेपर में पूछता है ये, जो आपका जेनेटिक क्लासिफिकेशन 1962 में एक बुक आई थी, ए सजेशन ऑन द टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज़, जिसके अंदर आपका एंटीसीडेंट बाउंड्रीज, सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज और आपका रिलीक्ट बाउंड्रीज, सुपरिम्पोज्ड बाउंड्रीज, ऐसे 4 तरह की बाउंड्रीज बताई गई थी। तो वो आपने ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को आपने ध्यान रखना है। कुछ ज्योमेट्रिक बाउंड्री भी होती हैं, जैसे 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 17 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऐसे कुछ लॉन्गिट्यूड के आधार पे भी होते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ऐसे ही पैराडाइम के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सा पैराडाइम किसने दिया, पॉजिटिविज्म किसने दिया, फेमिनिज्म किसने दिया, बिहेवियरलिज्म किसने दिया, फंक्शनलिज्म किसने दिया, किसके खिलाफ कौन सा आया, वेलफेयरिज्म किसने क्या दिया, इसकी कोई स्टेटमेंट, हु गेट्स व्हाट वेयर, द ग्रास एंड ग्रीन, कौन क्या कहाँ और कैसे प्राप्त करता है, ऐसी लाइनें पैराडाइम से रिलेटेड है जो आपको डायरेक्ट ध्यान में होनी चाहिए कि किसने क्या काम किया है, जो आपको 1 से 2 पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट इन ज्योग्राफी, सबसे पहले ज्योग्राफी में कौन बंदा क्या कुछ लेके आया है, चाहे वो फिजिकल से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, ह्यूमन से रिलेटेड हो, ऐसे सब ने मीन फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ से भी 1-2% आता ही आता है। जैसे कि पूछ लिया कि 1 माइल हाई सिटी डेनेवर, ठीक है, डरावनी आवाज़ का मरुस्थल तकलामाकन, इस तरीके से आपकी फिजिकल ज्योग्राफी को लेके हमने कुछ
आपकी 50 आपके यहाँ पे लिखे गए हैं। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के ऊपर भी शुभम सर ने एक वीडियो बनाई थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहाँ से पेपर में प्रश्न हर बार पूछा जाता है। कभी डेंसिटी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो कभी डिसकंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, कभी उनके इंटरनल करैक्टरिस्टिक के ऊपर प्रश्न आता है, कभी 1-2 बार पेपर में ये पूछा कि वांडरग्राट ने कितनी लेयर बांटी, स्वेस ने कितनी लेयर बांटी, आर्थर होम्स ने कितनी बांटी, डेली ने कितनी बांटी। तो वो सारी की सारी उस लेक्चर के अंदर भी दर्शाई गई हैं और इसके अंदर भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे ही हिस्ट्री ऑफ अर्थ के ऊपर कि मोनिस्टिक हाइपोथेसिस क्या है, ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस क्या है, यानी एक तारक विचारधारा किसने कही थी कि पृथ्वी का निर्माण एक ही तारे से हुआ है। किसी ने कहा नहीं, पृथ्वी का निर्माण 2 या 2 से अधिक तारे जब आपस में टकराए उनके टूटने से विखंडन हुआ और जो टूटने के बाद में आपकी पृथ्वी बनी। तो उसको लेके किसी ने अलग अलग अपने विचार दिए, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस आई, गैसेस हाइपोथेसिस आई, बिग बैंग थ्योरी आई, सीफिड कंसेप्ट आया, कोमेट हाइपोथेसिस आई। तो उन हाइपोथेसिस के बारे में विचार दिए गए हैं अपने। और नेक्स्ट पे अपना नियरेस्ट नेबरहुड मेथड, ये तो आपका कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूरा विद डायग्राम ग्राफिकली इसको दर्शाया गया है कि कहाँ पर आपका परफेक्ट क्लस्टर होता है, परफेक्ट रैंडम होता है, परफेक्ट यूनिफॉर्म होता है, नियर टू रैंडम, नियर टू क्लस्टर, आपका नियर टू रैंडम, टेंडिंग टू क्लस्टर। इस तरीके से आपका एक आंकड़े बताए गए हैं। अगर आपकी वैल्यू 2.14 या इससे ज़्यादा आ जाए तो वह परफेक्ट यूनिफॉर्म होती है, 1 आ जाए तो परफेक्ट रैंडम होती है, अगर 0 के नज़दीक जाए तो टेंडिंग टू क्लस्टर होती है। ऐसे ऐसे करके इसको एक्सप्लेन किया गया है। और फिर बताया गया है कि वर्टिकली स्टॉर्म काउजिंग थंडरिंग एंड लाइटनिंग, कि जब आपके तूफान आते हैं, बिजली कड़कती हैं, बारिश होती हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को बताया गया है। पीछे से 2021 के अंदर यानी 3 क्वेश्चन अकेले ही 88 टॉपिक से आए थे, 88 नंबर टॉपिक से। 5 ईयर प्लान के ऊपर भी पेपर में प्रश्न पूछता है। पेपर में प्रश्न क्या पूछता है 5 ईयर प्लान पे कि किस पंचवर्षीय योजना के सलाहकार कौन थे, कभी फर्स्ट का, कभी सेकंड का, कभी थर्ड का, कभी फोर्थ का। कभी पूछ लेता है कि जो रीजनल डिस्पैरिटी के ऊपर कब काम हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर काम कब हुआ, इंडस्ट्री के ऊपर काम किस 5 ईयर प्लान में हुआ। तो वो बातें आपकी लिखी गई हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे सार्क है आपका, ब्रिक्स है आपका, ओपेक है, यूरोपियन यूनियन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ओपेक के सदस्य कौन से हैं, ओपेक के सदस्य सबसे कम किस कंटिनेंट के हैं, सबसे कम किसके हैं, या यूरोपियन यूनियन के सदस्य कौन से हैं, या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, इन सार्क का कौन सा कंट्री नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपनी इसके अंदर लिखी गई हैं विद हेडक्वार्टर और कौन कौन से आपके देश हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें रेशियल आइलैंड इन पैसिफिक ओशन, इसमें पीजीटी एचटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी पूछा गया था। और जो कुछ एनवीएस केवीएस के एग्ज़ाम हुए थे उनके अंदर भी पेपर में प्रश्न आया था कि जो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया है, उनके अंदर कुछ आपको पता ये आइलैंड्स हैं, कि ये पूछ लेता है कि ये आइलैंड्स आपका माइक्रोनेशिया का है, पोलिनेशिया का है या मेलानेशिया का है। तो वो हमें ध्यान होना चाहिए कि कौन सा आइलैंड किस रेशियल आइलैंड का हिस्सा है। वैसे तो ये तीनों ही आपके रेशियल आइलैंड्स कहलाते हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया। और उसके बाद में विद डिग्री, मिनट एंड सेकंड, इसका बड़ा प्रचलन है, हर तरह के ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में आता है कि अगर आप यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर इतना टाइम है एट प्रेजेंट में, अगर आप इस डायरेक्शन में गए और आप 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट या वेस्ट कहीं भी आप गए, तो वहाँ पे अगर आप ऐसे जाते हैं तो आपका टाइम में क्या चेंज आएगा, या पहले आपको डिग्री दे देता है तो टाइम पूछ लेता है, कई बार टाइम बता देता है तो डिग्री पूछता है कि ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो टाइम जुड़ेगा या वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो टाइम घटेगा। वो पूरा कंसेप्ट इसमें लिखा गया है, आपको दिखा भी दिया जाएगा कि देखिए बिल्कुल सिंपल भाषा में कि आप ईस्ट में जा रहे हैं तो आप टाइम जोड़िए, वेस्ट में जा रहे हैं तो आप टाइम को घटाइए। और इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल भी प्रूव किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका सैलिनिटी ऑन वर्ल्ड लेवल। यहाँ पे कुछ जो भी लेक्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, कि किस लेक्स या वाटर बॉडी में कितनी सैलिनिटी है। कई बार पूछा है वान लेक की कितनी है, अथाबास्का की कितनी है, रेड सी की कितनी है, सबसे कम किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी है। वो सारा कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। विद कंसेप्ट बताया गया है कि कहाँ पे ज़्यादा है तो क्यों है, और कहीं पे कम है तो क्यों है, क्या कारण होता है कि आपकी इक्वेटोरियल एरिया में कम मिलती है, क्या कारण है आपका इंटरमिटेंट जोन यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पे ज़्यादा है, फिर आपका बाल्टिक सी की तरफ कम हो जाती है, फिर ऊपर जाने पे फिर बढ़ जाती है। तो उस कारण को भी आपने समझना है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका
मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट भाई कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या काम किया जाता है, डंपी लेवल का क्या काम है, थियोडोलाइट का क्या काम है, थर्मामीटर का क्या काम है। और इसके बाद में इंडस्ट्रियल रीजन ऑन वर्ल्ड लेवल के जो भी रीजन हैं, कोई आपका कटलरी के लिए जाना जा रहा है तो कोई शराब के लिए जाना जा रहा है, कोई आपका हॉलीवुड के लिए जाना जा रहा है, तो उनकी डिटेल है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे, जो टॉप 10 एंड देयर फैक्ट्स, जो हमारे पुराने टॉप 10 हाईवे हैं उनका भी जिक्र किया गया, और नए जो टॉप आपके हाईवे बने हैं जो हिली एरिया को डेवलप करने के लिए, उनके बारे में भी इसमें जिक्र देखने को मिलता है। क्रोनोलॉजिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफर, इसमें एक इमेज दी गई है और उसमें बताया गया है कि रोमन्स के स्कॉलर कौन से हैं, अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल आपके ग्रीक के कौन से हैं, अरब स्कॉलर कौन से हैं, मॉडर्न स्कॉलर्स में आपका ब्रिटेन के कौन से हैं, अमेरिकन कौन से हैं, फ्रेंच वाले कौन से हैं, ऑस्ट्रेलियन कौन से हैं, तो उनका प्रॉपर वे से दर्शाया गया है। उनकी कुछ ट्रिक्स हैं अभी नए स्पेक्ट्रम के अंदर लिख दी गई हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रीक वालों की एक ट्रिक बनाई गई थी, आपको बता दें, जैसे नानी के घर से थैला उठाया, उसमें ऐनक पाई, वह कोट पर लगाकर रोड पर चल दिया, पलट कर देखा कि रास्ते में कुछ सिक्के और फ्रूट पड़े हैं। अब आप सोचोगे इतनी बड़ी ट्रिक कैसे याद होगी? बिल्कुल याद होगी। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसे ही रोमन्स की बात थी कि रूम में सब डिस्टर्ब पड़े थे, मेले में पी के टल्ली हो गए। ऐसे ही अरब वालों की भी हमने सीक्वेंस बनाई हुई है कि अरे बरखुरदार जुबान पर बल खा, कल मसूर की दाल मट देसी बना देंगे, अगर बुरी बनी तो तुम इधर सी उधर सी टहलोगे और कसूता खलदू मचाओगे। ये सारी ट्रिक्स को भी हमने फुट नोट्स के अंदर नए स्पेक्ट्रम में डाल दिया है। ऐसे ही ब्रिटेन वालों की, ऐसे ही मॉडर्न ज्योग्राफर की, क्योंकि हमारा जज्बा एक है, हमारा टारगेट एक है कि सफलता मिलनी चाहिए। करीम तो अपने आप बाद में याद होती रहेगी। तो पूरे का पूरा क्रोनोलॉजिकल पीरियड लिखे गए हैं। नेक्स्ट पे मैं बात कर रहा हूँ बेसिक चार्ट, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जितना भी ज्योग्राफिकल आपका कार्टोग्राफी का है, स्टैटिक्स का है, या मैं बात करूँ कुछ लैंड फॉर्म्स वगैरह का है, वो सारी बातें हमने इसके अंदर दर्शाने की कोशिश की है। हीट बजट को ग्राफ आपका विद डायग्राम आपको दर्शाया गया है, वेंटवर्थ स्केल को दर्शाया गया है। पेपर में कई बार हीट बजट के ऊपर भी पूछ लेता है कि आपकी कंडेंसेशन में कितनी रेडिएशन यूज हुई, आपसे ये भी पूछ लेता है कि इनकमिंग में कितनी रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंची, लॉन्ग वेव्स में कितनी पहुंची, तो वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए। वेंटवर्थ स्केल के ऊपर पूछ लेता है, जो आपका ग्रेवल है, पीबल है, कोबल है, बोल्डर है, सैंड है, सिल्ट है, इनको पूरा सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, या आपका कहने का मतलब डायरेक्टली पूछ लेता है जो बड़े साइज़ के हैं, ग्रेवल, पीबल, कोबल और बोल्डर, इनको आप सीक्वेंस में लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए। तो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग टाइड एंड एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सेज, एक टॉपिक हमने लास्ट में इसमें लिखा गया है कि जो टाइड को लेकर जो मेन पॉइंट, क्योंकि टाइड के ऊपर पेपर में प्रश्न आता ही आता है, सिजगी क्या है, नादिर क्या है, जैनिथ क्या है, क्वाड्रेचर क्या है, तो वो सारी बातें हमने इसमें बताई गई है कि कितनी देर में आपका टाइड आता है, कितना टाइड कितने गैप में आता है, आपका ऐब कितने गैप में आता है, टाइड और ऐब के बीच में कितने टाइम का गैप होता है। जैसे हम बोलते हैं 12 घंटे 26 मिनट में एक टाइड से दूसरे टाइड के बीच में गैप होता है, परंतु टाइड एंड ऐब के बीच में 6-13 का गैप रहेगा, 6 घंटे 13 मिनट्स का। तो ये सारी बातें आपकी एक पेज के ऊपर आपको एक्सप्लेन मिलेंगी। तो ऐसे ही सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द प्रोजेक्शन के बारे में भी लास्ट में, हालांकि प्रोजेक्शन पहले भी आ चुका, परंतु उसके बाद में पूरा कंक्लूजन एक ही पेज पे दर्शाया गया है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद में जो हमने पेटेंट करवाया था प्रियंका मैडम और मेरे द्वारा, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन पामीर नोट, इसको हमने बताया गया कि हमने 10 तरह का हिमालय बताने की कोशिश की थी और कहाँ पे कैसे काम होना चाहिए। और जो काम पहले आपका सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा, आर.एल. सिंह के द्वारा, एस.पी. चटर्जी के द्वारा हुआ है, हमने कुछ अपनी तरफ से ये लगा कि कहीं ना कहीं उस काम में कुछ पॉइंट छोड़े गए हैं या रह गए हैं, उनको हमने हमारे विचार से उसके अंदर काम किया और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। कुछ कमियां हमारे वाले में भी हो सकती हैं, कुछ नए ज्योग्राफर आएंगे तो उसको और आगे बढ़ाएंगे।
तो इस तरीके से एक बार हमने हिमालय के ऊपर काम किया है, वो हमारे नाम से पेटेंट भी है। और कुछ प्रैक्टिकल वर्क वगैरह, फील्ड सर्वे वगैरह किया है, तो उसकी ग्लिम्स भी इसके अंदर दर्शाई गई है। तो मैं एक दो टॉपिक्स को आपको इसमें दर्शाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में ही कि एग्रीकल्चर को लेके महलवाड़ी प्रथा है, रेतवाड़ी है, मालगुजारी प्रथा है, एग्रीकल्चर को लेके द आइसोलेटेड स्टेट है, उसकी जितनी भी बेल्ट थी, फिर उसके ऊपर काम किसने किया, ओल्फ जॉनसन ने 1925 में इनके 1826 के किए हुए काम के 99 साल बाद इसने 7 पेटी बताई, जे.आर. पीट के द्वारा फिर काम किया गया। और 1969 में ऐसे ही करते करते, कहने का मतलब है ये एग्रीकल्चर को लेके जो भी काम हुआ है, इकोनॉमिक रेंट थ्योरी वगैरह क्रिजमोविस्की का काम है, एस पी चटर्जी, बनर्जी पश्चिम बंगाल वगैरह पे काम करने वाले हैं। और ये पोल्डरलैंड वगैरह सर्वे वगैरह चाइना का, अमेरिका का, रसिया का, ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी काम थे वो सारे के सारे, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप कंसंट्रेशन, क्रॉप कम्बिनेशन, तो ऐसे ऐसे करके जो काम हुए हैं आपको बताया गया है प्रॉपर। ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ टॉपिक्स दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये सर ने करवाया था, शुभम सर ने, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि किस बंदे ने कितनी लेयर्स को बांटा है। अब ये जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे डेंसिटी वगैरह है, किसमें क्या फेल्सपार है, अब्रक है, सियाल में क्या पाया जा रहा है, पोटासियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, और यहाँ पे ये दर्शाया गया है। ऐसे सीमा के अंदर आपका 2000 किलोमीटर के आसपास गहराई है, और इसकी अंदर आपका डेंसिटी 2.2 के आसपास है। ये 50 से 300 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे करते करते डायरेक्ट आप इसमें जाओगे तो निकिल, फेरस है, यहाँ पे सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम है। तो कहने का मतलब है कि आपका ये सारा, इसमें हर एक टॉपिक को ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है। ये मैंने बता रहा था हिस्ट्री ऑफ अर्थ के ऊपर कि कौन सा क्या है, क्योंकि पेपर में कई बार यही पूछ लिया कि कौन सी आपकी मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है, कौन सी ड्यूलिस्टिक है। तो ड्यूलिस्टिक वाले ये स्कॉलर रहेंगे जो चैम्बरलेन है, जेम्स जिन्स है, एच.एन. रसेल है, और काफ्ते द बफन वगैरह, इन्होंने ये काम किया है। ये नियरेस्ट नेबरहुड मेथड है। देखिए आप सबको पता चल रहा है कि टेंडिंग टू क्लस्टर, नियर टू रैंडम, टेंडिंग टू रैंडम, नियर टू यूनिफॉर्म, यहाँ पे ये परफेक्ट यूनिफॉर्म, परफेक्ट रैंडम, क्लस्टर। फिर मैंने इसको विद डायग्राम आपका दर्शाने की कोशिश की है कि लीनियर क्लस्टर, स्टार शेप्ड, यूनिफॉर्म। तो यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये आपका थंडरिंग वाला टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ रहा है। और फिर ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस वगैरह पे पूछा गया है। तो इस तरीके से डियर, इसके अंदर सभी के सभी टॉपिक्स को हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ से आपका पेपर में ये रेशियल आइलैंड वगैरह के ऊपर पूछा गया है। और यहाँ से पूछता है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ये माइक्रोनेशिया है, ये आपका मेलानेशिया, ये पोलिनेशिया, कौन सा आइलैंड किस में शामिल होता है। ये डिग्री मिनट का टॉपिक हमने समझाने की कोशिश की है जो पेपर में पूछा जाता है। ये देखिए एक एक एग्जाम्पल के करके हमने बताया है, और इसमें बताने की कोशिश की है कि इस अध्याय के बारे में सीखने से पहले हम कुछ सामान्य बातों का पता होना आवश्यक है। पृथ्वी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इस चीज़ को मैंने पूरा बताया है। और फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए, जिसको हम कुछ उदाहरण से समझ पाएंगे। अगर आप अपनी स्थिति से भिन्न किसी पूर्वीय क्षेत्र में, यानी आप ईस्टर्न डायरेक्शन की स्थिति का समय पता लगाओगे, तो आप अपने समय में देशांतर के हिसाब से समय को जोड़ना है। यानी ईस्टर्न डायरेक्शन में जाओगे तो आपने अपने टाइम को जोड़ना है, क्योंकि एक लैटिट्यूड है, 1 डिग्री आपका 4 मिनट के बराबर होता है। अगर आप वेस्ट में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, तो आपको आपका टाइम घटाना है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से डियर, तो ज़्यादा टाइम में ले चुका हूँ आपका। ये स्कॉलर्स हैं अपने, ये ध्यान रखिएगा, ग्रीक, रोमन, अरब, जर्मन स्कॉलर्स। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। इसमें पूरी ट्रिक्स वगैरह को हमने एक्सप्लेन किया है। ये लैंड फॉर्म्स वगैरह हैं जो आपको ये बिल्कुल देखिए क्लियर आपको देखने को मिल रही हैं। तो आपने इन चीज़ों को समझ लेना है कि कहाँ पे आपकी कास्ट लैंड फॉर्म का क्या सीन होता है। और यहाँ से भी पेपर में प्रश्न आया था, एक बार आपको बता दूँ मैं, क्योंकि आपके लिए जो बेसिक चार्ट जो टॉपिक है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे ब्रिजिंग पॉइंट क्या होता है, ड्राई पॉइंट क्या होता है, नोडल पॉइंट क्या होता है। तो ऐसे ही एक बार पेपर में आया आपका
शायद ड्राई पॉइंट, तो हमने इसमें ब्रीजिंग पॉइंट भी दर्शाया, फिर नोडल पॉइंट भी दर्शाया, डिफेंसिव पॉइंट भी दिखाया, वेट पॉइंट भी दिखाया, एस्पेक्ट ऑफ आपका शेल्टर। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि इन फ्यूचर किसी स्टूडेंट को कोई मिस्टेक ना हो। तो ऐसे ये यहाँ से पेपर में प्रश्न आया हुआ है जो हमने इसमें प्रॉपर वे से पहले ही ऑलरेडी लिखे हुए थे। जैसे अभी आरपीएससी में पूछा गया था द रिफ्ट वैली हाइपोथेसिस गिवन बाय सिबुलार्ड, और यहाँ से इतनी बार पूछता है कि कौन सा आपका रिवर्स फॉल्ट है, कौन सा नॉर्मल फॉल्ट है, कौन सा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट वगैरह के बारे में यहाँ से ही पूछता है कि आपका कौन सा सिनेस्ट्रल है, कौन सा डेक्स्ट्रल फॉल्ट है। जब आपका दाईं साइड में, राइट साइड में जब मूवमेंट होती है डेक्स्ट्रल होता है और लेफ्ट साइड का सिनेस्ट्रल होता है। और इसी के ऊपर मैं अगर बात बताना चाहूँ तो ये जो रिफ्ट का, रैंप का, ब्लॉक माउंटेन का, होस्ट का, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान रहे भाई कहाँ पर क्या सीन रहता है। और ये मैंने फोल्ड वगैरह को बताने की कोशिश की है। यहाँ से इतने ये जो आए हैं अभी, प्लास्टिक हिल शेडिंग क्या है, आपका हेस्यूर लाइंस क्या हैं, प्रोफाइल्स क्या हैं, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बस थोड़ा सा पढ़ने की, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। गंटर चैन क्या है, जरीब चैन क्या है, इंजीनियरिंग चैन क्या है। तो ये दोस्तों आप सब पढ़िएगा, और ये ऐसे ऐसे करके हमने दर्शाने की कोशिश की है। आपका वो दिख भी रहा है इसमें। ये जैसे ये आया एक पेज पे, आपका टाइड को पूरा दर्शाने की कोशिश की। इसमें डेटम लाइन क्या है, नीप टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, इस चीज़ को हमने बताने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोजेक्शन को सिर्फ एक पेज पे, एक्यूरेसी ऑफ साइज़ के लिए कौन सी प्रोजेक्शन होती है, एक्यूरेसी ऑफ शेप के लिए, एक्यूरेसी ऑफ डायरेक्शन के लिए, एक्यूरेसी ऑफ डिस्टेंस एंड स्केल के लिए, एरिया के लिए। तो ये सारी चीज़ जो डायरेक्ट पेपर में पूछी जा रही हैं कि एक्यूरेसी ऑफ एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कौन सी स्केल प्रोजेक्शन का सहारा लेंगे, होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऐसे ही आपका ये मैंने बताया, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके इस स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि कौन सी आपकी सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ से आरपीएससी में प्रश्न आया था कि आपका सेंटर में कौन सी प्रोजेक्शन के लाइट का सोर्स होता है, पेरीफेरी पे काम कौन सी प्रोजेक्शन में होता है, और आपका अनंत दूरी पर आपका कौन सी प्रोजेक्शन में होता है। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय का हमने कुछ फ़ोटोज़ लगाए हैं, और ये हमारा काम था जो आपका 10 पार्ट में किया गया था मुख्तियार सिंह एंड प्रियंका रानी के द्वारा। और ये आप स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा इसमें करना पड़े। ये हमारे यूनिक ज्योग्राफी कोचिंग सेंटर के द्वारा बच्चों को करवाए गए समय के अनुसार कुछ प्रोजेक्शन वगैरह, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश की है। चाहे वो बुक लॉन्चिंग की बात हो, ऐसे प्रोग्राम भी करवाए गए हैं ताकि बच्चे के अंदर ये चीज़ें उभर के आएँ कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। हमने कुछ टूर वगैरह की भी व्यवस्थाएं की हैं, बच्चों को टूर पे लेके जाना, लैब वर्क वगैरह करवाना। तो ये सब आप सबका सहयोग है जो हो रहा है। तो इसी के साथ अगर कोई भी आपको स्पेक्ट्रम को लेके कुछ डाउट भी लगे, कुछ मिस्टेक लगे, तो हमें आप हमारी इस ईमेल के ऊपर बताइए बीगा ताकि हम सुधार कर सकें। परंतु आज के दिन अगर हम कहें तो हमारा स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है जो आज बहुत बड़ी मात्रा में ये परचेज की जा रही है। अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर ज़रूरत है इस स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी की तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होगा। इसी के साथ धन्यवाद। हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।